हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि अभी तक एमसी का नाम रिवील नहीं हुआ है, तो इसे एमसी बुलाना या फिर ये लड़का बुलाना थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक एमसी का नाम रिवील ना हो जाए, हम इसे एक नाम दे देते हैं, मिस्टर जेम्स। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में जेन फ़ोन पर बात करते हुए जेम्स को स्टेयर किए जा रही थी और सोच रही थी, जेन टियान, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम इस इम्पोर्टेंट कॉल को मैसअप नहीं कर सकती। तो फ़ोन में से आवाज़ आती है, हेलो, क्या मिस जेन टियान अभी भी फ़ोन पर ही है? क्या वो स्टिल हमें सुन रही है? तो जेन बोलती है, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। तो फ़ोन में से आवाज़ आती है, हम ऑल्सो आपको रीटेस्ट इन्विटेशन भी मेल करेंगे। टाइम और प्लेस भी उसी में ही लिखा होगा। तुम जब भी एग्ज़ाम देने के लिए आओ तो उस मेल को भी अपने साथ लेकर आना। तो जेन बोलती है, ऑल राइट, थैंक यू, गुड बाय। और इस कन्वर्सेशन के दौरान जेन और जेम्स एक दूसरे को स्टेयर किए जा रहे थे। फिर जेन गहरी सांस लेती है और सोचती है, मैं पक्का कोई सपना देख रही हूँ। और फिर वो अपने साथ आज हुए इंसिडेंट्स को याद करती है, जैसे कि जेम्स ने उसे गिरने से बचा लिया और फिर उसे किस कर लिया और सडनली वो एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो गया। और वो सोचती है सारी अनइमेजिनेबल चीज़ें एक ही दिन में हो गई। फिर वो अपने चीक्स को पिंच करती है और बोलती है, इट हर्ट्स। तो जेम्स बस उसे ही देखे जा रहा था, जिस वजह से जेन को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो बोलती है, प्लीज़ मुझे घूरना बंद करो, ये काफ़ी रूड और अजीब लगता है। तो जेम्स बोलता है, आई एम सॉरी। फिर वो अपने हाथों से अपनी आइज़ को कवर कर देता है और बोलता है, अब मैं और नहीं देखूंगा बस। तो फिर जेन उसे देखती है और जेम्स के माथे पर हाथ रख कर बोलती है, भूल जाओ वो सब। फिर वो जेम्स के माथे पर अपना हाथ रब करने लग जाती है और फिर उससे कहती है, लेकिन सडनली तुम चाइल्ड कैसे बन गए? तो जेन बोलता है, मुझे भी ये नहीं पता है कि मैं अचानक से इतना सिकुड़ कैसे गया। फिर वो रोने लग जाता है और बोलता है, अभी तो मैं ऐसा हो गया। फिर वो और ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि अब आगे क्या करना है। फिर जेन के दिमाग में अच्छे और बुरे टाइप्स के ख्याल आने लग जाते हैं। उसमें अच्छे जैसे कि तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, वो अभी तो बच्चा है। और बुरे ख्याल जैसे कि नो मैटर वो कोई भी हो, बस उसे किक मार के घर से बाहर निकाल दो, यही बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर वो उन दोनों ख्यालों से परेशान हो जाती है और फिर उसके बाद जेम्स जेंग को गले लगा लेता है और बोलता है, सो क्या तुम मुझे प्लीज़ अंदर ले लोगी? मतलब कि क्या तुम मुझे प्लीज़ अपने घर में रहने दोगी? और ये सुनकर जेन के दिल पर तीर लग जाता है। शर्म के मारे उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो बोलती है, मुझे दृढ़ रहना होगा, यानी कि मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। फिर वो जेम्स को बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं वियर्ड स्ट्रेंजर्स को अपने घर में नहीं रख सकती, प्लीज़ अपने हाथ मेरे ऊपर से हटा लो। तो जेम्स मासूम सा चेहरा बना देता है और बोलता है, एक तुम ही हो जिसे मैं यहाँ पर जानता हूँ और मैं कोई वियर्ड स्ट्रेंजर नहीं हूँ, लेकिन तुम बेस्ट केक मेकर नहीं बनना चाहती? फिर वो जेन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तो बदले में मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँगा। तो अब क्या तुम मुझे प्लीज़ यहाँ पर रहने दोगी? तो जेन अपने मन में सोचती है, केक? और जेम्स की ओर देखते हुए सोचती है, ये पक्का वियर्ड हो सकता है, लेकिन देखने से तो ये बैड पर्सन नहीं लगता। और ऊपर से उसने जस्ट 1 बाइट में ही ये फिगर आउट कर दिया कि बटर के साथ ही कुछ गड़बड़ है। और लाला लैंड रीटेस्ट का मैं लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रही थी, वो न्यूज़ भी इसके आने से ही मुझे मिल गई। क्या ये स्ट्रोक ऑफ लक सिर्फ इसी की वजह से आया हो सकता है? प्लस ही इज़ ऑल्सो रियली रियली क्यूट। उसके बाद वो जेम्स का हाथ पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है, डील। और ये सुनकर जेम्स भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जेन और जेम्स बाहर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। तो जेन को देखकर पीछे से लोग बातें करते हैं, ये लड़की कितनी क्यूट है। हाँ, सही कहा। जेम्स जेन के पीछे छुपते छुपाते चल रहा होता है और बोलता है, अब और मैं तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि ये आउटफिट बहुत एम्बैरेसिंग है। तो जेन बोलती है, एम्बैरेसिंग कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें अच्छे से सूट करता है। हम ऑलमोस्ट मॉल में पहुंचने ही वाले हैं।
गाइस ये टी शर्ट जेन का होता है। जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है ये तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हुआ है। फिर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी टेस्ट में हेल्प करने के लिए एग्री नहीं करता ना। और उसका ये सेंटेंस ख़त्म हो उससे पहले ही जेन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कम ऑन। और सोचती है मैंने अपने टेस्ट के लिए ही एक स्ट्रेंजर को अपने साथ रखा, मैं कितनी डेस्परेट हूँ। उसके बाद भी वो जेम्स का हाथ नहीं छोड़ती, तो जेम्स भी उसे देखता रहता है। फिर सिग्नल का सीन दिखाया जाता है। जेन रास्ता क्रॉस करते हुए सोचती है इवन दो अभी तो ये छोटा बच्चा है जो वियर्ड अडल्ट हुआ करता था, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। जेम्स भी अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और उसी वक्त वाटर ट्रक जा रहा होता है जिस वजह से पानी आकर सीधा जेम्स के फेस पर गिर जाता है। तो जेन बोलती है केयरफुल, और वो ट्रक वाला आदमी बोलता है ये बच्चा किसका है, प्लीज़ इसे रोड से दूर रखो। जेम्स जेन को देखता है और वहाँ पर आने जाने वाले लोग भी उन दोनों को देख रहे होते हैं। जेन जेम्स को बोलती है तुम ठीक हो, तुम तो पूरे गीले हो गए। लकीली हम लोग न्यू क्लोथ्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, चलो जल्दी वरना तुम्हें बुखार ना हो जाए। तो जेम्स बोलता है ओके और सोचता है क्या मेरी बॉडी बेटर फील कर पाएगी। फिर जेन जेम्स को एक कपड़े की मदद से पोंछने लग जाती है और बोलती है बी केयरफुल, ऑलराइट। तो ये सब रास्ते पर आने जाने वाले लोग देख रहे होते हैं, जिस वजह से जेम्स शर्मा जाता है और बोलता है मैं ये अपने आप कर सकता हूँ। फिर वो उस नैपकिन को जेन के हाथों में से ले लेता है और अपने आप खुद को साफ करने लग जाता है। तो जेन सोचती है मैं सच में इसे एक बच्चा ही समझ रही थी। फिर वो दोनों मॉल में पहुंच जाते हैं और जेन जेम्स को बोलती है जाओ और इन सबको ट्राई करके आओ। जेम्स चेंजिंग रूम में गया होता है और बाहर बैठी हुई जेन बोलती है मैं टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए घर जाना चाहती हूँ, लाला लैंड मुझे बुला रहा है, लेकिन मेरे पास रीटेस्ट के बारे में कोई मैसेज ही नहीं आया है। फिर वो सोचती है कल जो फ़ोन आया था वो हेलुसिनेशन तो नहीं था ना। और तभी जेम्स अंदर से बोलता है मैं रेडी हूँ। तो जेन सोचती है मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है तो वो ऐसा दिखना चाहिए। फिर वो अपने ख्यालों में जेम्स को सोचने लग जाती है कि वो क्यूट दिखेगा, हैंडसम दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा एंड ऑल। तभी पर्दे के पीछे छुपा हुआ जेम्स बोलता है तुम क्या सोच रही हो, ये पक्का अच्छा तो दिख रहा है ना। फिर वो बाहर आकर कहता है क्या इसे ऐसे ही पहनना चाहिए ना। तो उसे देखकर जेन सोचती है हे भगवान, इसने एक भी पीस ढंग से नहीं पहना हुआ है। काम डाउन, कंट्रोल, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ कि इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है लेकिन वो उसे कंट्रोल करती है और सोचती है मुझे शांत रहना होगा। और हंसते हुए जेम्स को कहती है तुमने इसे ठीक से नहीं पहना है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो जेम्स कहता है नहीं, ये कोई धार मारने जैसी चीज़ नहीं है, मैं इसे इजीली कर सकता हूँ। जेन कहती है स्कार्फ को अपने हेड पर पहनना नहीं होता है। तो जेम्स कहता है मैं दूसरी बारी में इसे ठीक से कर लूँगा, ऑलराइट। उसके बाद वो फिर से चेंजिंग रूम में चला जाता है। तो जेन सोचती है ये काफ़ी अजीब है, एक मिनट, वो एक एडल्ट है और दूसरा वो एक बच्चा भी है जो खुद को तैयार भी नहीं कर सकता। उसके बाद वो जेम्स को पूछती है तो बताओ कहाँ से हो तुम। तो वो अंदर से बोलता है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। और तभी वहाँ से बैम की आवाज़ आती है। तो जेन बोलती है हाँ क्या। उसके बाद वो अपना हाथ जेम्स को देते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो ना। तो जेम्स उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसे अंदर की ओर खींच लेता है। और अंदर जाते ही जेन शॉक हो जाती है क्योंकि वो फिर से नॉर्मल हो चुका होता है। तो वो उसे देखकर बोलती है तुम फिर से चेंज हो गए। और इसी के साथ ये चैप्टर तो होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।